सबक सिखाना ज़रूरी था। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है सबक सिखाना ज़रूरी था। कमल बाबू और विमला जी भी शाम की पार्टी में बहू के मायके पहुंचे थे। अभी वो लोग दरवाजे पे ही थे। बहू उन्हें देखते ही दरवाजे पे दनदनाते हुए आई और बोली, अरे कहाँ चले आ रहे हैं दोनों। कमल बाबू बोले, बहू हमें तो समधी जी ने बुलाया है पार्टी में, क्या दिमाग खराब हो गया है। इस आलीशान पार्टी में वो भी तुम जैसे भिखारियों को। शक्ल देखिए अपनी, पूरे के पूरे भिखारी लग रहे हैं। न ढंग के कपड़े पहने और ना ही इससे पहले कि पापा यहाँ यहाँ आए या कोई और। तुम लोगों को देखकर हमारा भी अपमान गिरे, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। भावना ने उन्हें चौखट से ही धक्का देते हुए कहा तो बेचारी विमला जी लड़खड़ा कर जमीन पे गिर पड़े। कमल बाबू ने विमला जी को उठाया और बोले, माफ़ करना बहू, हम ही अपनी औकात भूल गए थे। इतना कहते हुए उनकी आंखें नम हो गई और वापस घर की ओर चल पड़े। रिक्शे में बैठे दोनों की आंखें लगातार आंसुओं के झरझर बह रही थी। इस अपमान का आज कमल बाबू को बहुत बड़ा झटका लगा और उनकी तबीयत खराब हो गई। देर रात घर लौटे बेटे बहू तमतमाते हुए बोला, बाबूजी, किसी ने झूठ मूठ का पूछ लिया। आप तो सचमुच ही भुक्कड़ की तरह पार्टी में पहुंच गए। अरे अपनी औकात देखी भी है या नहीं। बहू का अपमान किया कम था कि अब बेटे ने भी उसके दिल को छलनी छलनी कर दिया था। बेचारे ने पूरी रात आंसुओं के गम में डूबे हुए बिता दी और अगली सुबह कमल बाबू को हल्का से बुखार था, लेकिन बहू ने जबरदस्ती उन्हें घर से निकाल दिया कि जब तक पैसे कमा कर नहीं लाएंगे खाने को एक अन्न का दाना भी नहीं मिलेगा। कमल बाबू अभी काम के लिए घर से निकले ही थे कि तभी अचानक, बुड्ढे दिखाई नहीं देता तुझे? मेरे बेटे को चोट लग जाती, अंधा है क्या? जब काम ढंग से नहीं होता तो करता ही क्यों है? अपने घर पे पड़ा रह चुपचाप। साहब माफ़ कर दो, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया था। बच्चे इधर उधर भाग रहे थे, 2 दिन से भूखा और बीमार हूँ, इसमें मेरी गलती नहीं है। कमल बाबू अपने कपकपाते हाथों से उस आदमी से माफ़ी मांगते हुए बोले, बुढ़े तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे जवान लड़ाए। इतना कहते हुए उसने 2 तमाचे बेचारे कमल बाबू के गाल पे रख दिए और गुस्सा कर बोला, शुक्र मना कि तू आकाश के घर का नौकर है, वरना तुझे अभी आकाश के घर दूसरे दरवाजे से गाड़ी लेकर निकला। तो कमल बाबू बेटे को देख कर नम आंखों से उसके पास जाकर हाथ जोड़कर बोले, बेटा देखो न, यह सब मुझे तुम्हारे घर का नौकर समझकर मार रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया। तुम इन लोगों को बताओ कि मैं नौकर नहीं, तुम्हारा पिता हूँ। बेटा झट से मुस्कुराता हुआ बोला, बुढ़े रात की नींद अभी उतरी नहीं है क्या? खबरदार जो मुझसे कोई बेटे का रिश्ता चोरा तो एक तो तरस खाकर मुझे, तुझे और तेरी पत्नी को घर में रखा और नौकरी दिलवाई। तो कोरी का ड्राइवर कहीं का बेटा, ऐसा कहा मत कहो। कमल बाबू गिड़गिड़ाते हुए बोले, बुढ़े दूर हट मुझसे। किसका बेटा और कौन सा बेटा? मेरे माँ बाप तो बचपन में ही मर चुके हैं। चल हट यहाँ से, कितनी बदबू आ रही है तेरे कपड़ों से। ज़्यादा बोला तो तुझे और तेरी पत्नी को भी घर से निकाल दूंगा। इतना कहकर बेटे ने पिता को दूर धक्का दिया और अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला गया। बेटे की बातें सुनकर सड़क पर पड़े कमल बाबू अपनी बेबसी में फूट फूट के रोने लगे। तभी उनकी पत्नी कुछ शोर सुनकर अंदर से बाहर आई। कमल बाबू को जमीन से उठाया और सबसे माफ़ी मांगते हुए बोली, साहब माफ़ कर दो, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। विमला जी के विनती करने पर वे सभी वहाँ से अपने अपने बच्चों को लेकर चले गए। विमला जी कमल बाबू को सहारा देकर घर लेकर आई और उसने बोली, देखो मैंने आपके खाने और दवाइयों का इंतजाम कर दिया है, लीजिए थोड़ा खा कर दवाई ले लीजिए। कमल बाबू बोले, विमला आज मेरे ही बेटे ने अपने पिता को पहचानने से इनकार कर दिया। ये वही बेटा है जिसको मैं ज़मीन पर कदम भी नहीं रखने देता था, और आज जब लोग मुझे मार रहे थे तो इसका दिल बिल्कुल भी नहीं पिघला। इतना अपमान मुझसे अब और नहीं सहा जाता, इससे अच्छा तो हम मर ही जाते। इतना कहकर कमल बाबू फूट फूट के रोने लगे। अभी कुछ दिन पहले ही कमल बाबू और विमला जी अपने बेटे के पास आए थे तो बेटे ने आते ही अपना फरमान सुना दिया, बाबूजी आपसे एक बात कहूँगा, बुरा मत मानिएगा। बस घर के बाहर या किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप लोग मेरे माता पिता हैं।
बड़े बड़े शहरों में ये दिखावा करना ही पड़ता है क्योंकि आपका रहन सहन हम लोगों से बिल्कुल अलग है। जब आप यहाँ के माहौल में ढल जाएंगे तो अच्छा समय देखकर हम खुद ही सबको बता देंगे। तब तक अपने मुंह पर ताला लगाइए कर रखिएगा। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? आकाश अपने पिता कमल बाबू से कहता है। कमल बाबू बोले, क्यों बेटा, क्या गरीब माँ बाप के बच्चे शहर में आकर नहीं रहते? रमेश बाबू का बेटा भी अपने माँ बाप को विदेश ले गया था। उसने तो ऐसा कुछ नहीं बताया। और क्या हम पूरे दिन घर में बंद रहेंगे? इससे अच्छे तो हम अपने शहर में ही रहते। अरे मैं भी अध्यापक की नौकरी करता था, मेरी भी वहाँ इज्जत थी। तुम हमें यहाँ क्या जेल में बंद करके रखना चाहते हो? वहीं कमल बाबू की पत्नी विमला जी बैठी थी। वह बोली, आकाश के बाबूजी, उसके कहने का यह मतलब नहीं था। बच्चा है, उसकी बातों पे क्यों आप इतना ध्यान देते हैं? और आकाश, तुम्हारे बाबूजी तो जाने माने अध्यापक थे, फिर तुम्हें अपने दोस्तों से बाबूजी को मिलवाने में क्या ही परहेज है? मैं तो बहू के काम में मदद कर दिया करूँगी तो मेरा समय कट जाएगा, पर इनका क्या? तभी आकाश की पत्नी भावना आई और बोली, हमसे उसका भी इंतजाम कर दिया। मम्मी जी, हमारे बगल में बहुत सारे बच्चे हैं, उनको लेने के लिए एक बस आती है। कुछ दिन पहले बस के कंडक्टर की मौत हो गई थी, बेचारा बूढ़ा था। अब उसकी जगह लोग किसी आदमी को ढूंढ रहे हैं, तो हमने बाबूजी के लिए बात कर ली है। वो आराम से बच्चों के साथ बस में जाएंगे और फिर लौट कर आ जाएंगे। उसका समय भी कट जाएगा और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। कमल बाबू बोले, क्यों बहू, क्या लोगों को पता नहीं चलेगा कि मैं तुम्हारे घर से जा रहा हूँ? तो मैं तुम्हारे रिश्तेदार हूँ। भावना हंसकर बोली, बाबूजी, मैंने पहले ही यहाँ सबको बता दिया है कि हमारे ससुर के यहाँ आपका बेटा काम करता था, तो वो लोग आप लोग को छोड़कर विदेश चला गया है, तो हमने आपको अपने घर में आश्रय दिया है। आकाश बोला, बाबूजी, बस थोड़े दिन की बात है, कुछ पैसे इकट्ठे हो जाए, इसके बाद हम अपना घर दूसरी सोसाइटी में ले लेंगे। वहाँ आप अपने तरीके से आराम से रह सकते हैं। और वैसे भी घर में तो आप लोग हमारे माता पिता ही हैं। घर के बाहर कौन क्या काम करता है, इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस हमें अपनी पहचान छुपानी होगी, वरना सोसाइटी में लोग गेस्ट को ज़्यादा दिन रहने भी नहीं देते हैं। तो अगर मैं आपके साथ में रहूँगा तो कुछ न कुछ बहाना तो बनाना ही पड़ेगा। क्यों माँ, क्या आप हमारे साथ नहीं रहना चाहते? विमला जी बोली, सुनिए जी, क्या फ़र्क पड़ता है? घर में यह तो हमारे बेटे बहू ही हैं, थोड़े दिन काम करके देख लीजिए। अगर आपका मन लग जाए तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देना। बच्चों की बात मानने में क्या ही हर्ज है? आकाश और भावना मुस्कुरा कर वहाँ से चले गए। तो कमल बाबू विमला जी से बोले, विमला, मुझे यह ठीक नहीं लग रहा। आकाश तो यह कहकर लाया था कि बहू की गृहस्थी बसाने में वो तुमसे मदद चाहता है, फिर मुझे काम पे क्यों लगाना चाह रहा है? इतना कहकर चिंतित मुद्रा में कमल बाबू अपने कमरे में चले गए। समय धीरे धीरे बीतने लगा। कमल बाबू को सामने के दरवाजे से निकलने की सख्त मनाही थी ताकि आस पड़ोस के लोग उन्हें देखें न। वो पिछले दरवाजे से निकलते थे तो भावना पड़ोसियों से कहती थी, इन्हें हमने एक कमरा दे दिया है और आने जाने के लिए पीछे का रास्ता दिया है। पड़ोस के लोग कहते, आप लोग कितने दयालु हैं, आपकी वजह से हम लोग भी निश्चित हैं। भरोसे का कंडक्टर मिल गया है और आपको भी फुल टाइम मेड मिल गई है। जैसे जैसे समय बीतने लगा, आकाश और भावना पूरे घर की जिम्मेदारी कमल बाबू और विमला जी पे छोड़ने लगे। दोनों बुजुर्ग यह सोचकर अपने बेटे बहू के पास आए थे तो बच्चों के साथ समय बिताएंगे और सुख दुख काटेंगे, पर ऐसा कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। एक रोज आकाश अपने ऑफिस के लिए सामने के दरवाजे से गाड़ी निकाला और वहीं कमल बाबू पिछले दरवाजे से निकले। तभी एक बच्चों का अभिभावक ने कमल बाबू को देखकर कहा, अरे ओ बूढ़े, यह मत सोचना कि आकाश जी के घर में रहती हो तो हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। कल मेरा बेटा खुद बैग उठाकर बस में चढ़ रहा था, तुमसे इतना भी नहीं हो पाया कि बच्चों का बैग उठा ले। पैसा क्या हम तुम्हें मुफ्त में देते हैं? कमल बाबू आकाश की तरफ देखने लगे। आकाश ने अनसुना किया तो कमल बाबू कुछ कहते उससे पहले ही दूसरे अभिभावक ने उन्हें एक थप्पड़ जड़ दिया और बोला, एक काम तो ठीक से करते नहीं, ऊपर से बहस भी करते हो। तुम जैसे बूढ़े लोगों की यही प्रॉब्लम है
एक तो इतनी उम्र पर इनको काम तो ऊपर से इन्हें इज्जत भी चाहिए। हम जैसा कहते हैं वैसा किया करो, वरना तुम्हारी कंप्लेन आकाश से अगर कर देंगे तो नौकरी भी चली जाएगी और जो उनकी घर में ठाठ से रह रहे हो ना वो भी छूट जाएगा। कमल बाबू बेटे से बाहर बार मिलने के लिए कह रहे थे पर वह उन्हें धक्का देकर वहां से चला गया था। तो बड़ी मुश्किल से विमला जी ने आकर सारा मामला संभाला और लोगों से माफ़ी मांगी। घर आकर वो बहुत रोए। कमल बाबू अपने गाल पे हाथ रखकर सोचने लगे कि आखिर बेटी बहू ने ये कैसी स्थिति में उन्हें डाल दिया। पूरे दिन धूप में बस के आसपास वो घूमते रहते थे। एक दिन उन्हें बहुत गर्मी लग रही थी तो 2 पल के लिए बस की छाया में वो बैठ गए। तभी ड्राइवर आया और उन पे चिल्लाते हुए बोला, अबे ओ बुढ़े, यहाँ तुम्हें आराम करने के लिए नहीं बुलाया गया है। जल्दी से बस में पानी मारो और सफाई करो, मैं थोड़ा तब तक सुस्ता कर आता हूँ। तब तक पूरी बस चमक जानी चाहिए वरना तेरी हड्डी फसली एक कर दूंगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। बेचारे कमल बाबू बाल्टी में पानी भर भर के लाते और बस को साफ करते। एक रोज़ उन्होंने बस ड्राइवर से कहा कि बस को साफ करने वाला गमछा फट गया है, कोई नया कपड़ा दे दीजिए। बस ड्राइवर ने वही बस की अगली सीट पे रखा हुआ कमल बाबू का नया कुर्ता लिया और बीच से फाड़ते हुए बोला, यह कुर्ता किस दिन काम आएगा? बुढ़ी, इसे साफ कर। स्कूल वालों ने तुम्हें यूनिफॉर्म दी है तो फिर कुर्ता पहनकर कहाँ के बाबू साहब बनोगे? आसपास में खड़े सभी बस ड्राइवर और कंडक्टर कमल बाबू पे हंसने लगे और कमल बाबू की आंखें भर आई। इधर विमला जी पूरे घर का काम करती और जब थक कर बैठ जाती तो रचना तमक कर कहती, मम्मी जी जब देखो आप आराम करती रहती हैं। पता है आपको शहर में ज़िंदगी बिताना कितना कठिन है। खाली बैठी रहती हैं तो कम से कम जाले वाले ही साफ कर लिया कीजिए। और हाँ, हम रात को देर से आएंगी, दोपहर की खिचड़ी बची हुई है, आप लोग वही खा लीजिएगा। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतने लगा और लगभग 3 महीने हो गए। तो अब कमल बाबू ने सिर रहना मुश्किल हो रहा था क्योंकि बेटा बहू तो अपना काम उनसे करवाते ही थे। आज पड़ोस के लोग भी उन्हें कंडक्टर समझकर अपनी सब्जी भाजी भी कमल बाबू से ही मंगवाने लगे थे। इधर विमला जी भी परेशान हो रही थी क्योंकि बेटे बहू अक्सर देर रात बाहर से घर लौट आते थे। वो उन दोनों पूरे दिन घर पे अकेले, क्योंकि घर से बाहर भी नहीं निकल सकते थे, तो वो घर उनके लिए घर नहीं बल्कि जेल हो गया था। एक रोज़ रात के 12:30 बजे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर बुजुर्ग विमला जी ने दरवाजे की ओर देखा तो सामने बेटा आकाश और भावना अंदर की ओर आ रहे थे। उस दिन विमला जी से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, यह क्या लगा रखा है तुम दोनों ने? हर रोज़ देर रात की पार्टी से लौटना, मैं बूढ़ी यहाँ सारा घर का काम करती रहती हूँ और तुम लोग, तुम्हारे बाबूजी को भी बाहर का काम और सब्जी दूध लाना पड़ता है। मैं कुछ कहती नहीं थी कि हो जाता है कभी कभार, मगर तुम दोनों ने तो हद ही कर दी है। बेटा थोड़ी तो शर्म करो तुम दोनों, आखिर हम भी तुम्हारे माता पिता हैं। आकाश घूरते हुए विमला जी को देखा, फिर भावना को देखा तो भावना का चेहरा गुस्से से टमटमाया हुआ लग रहा था। उसने हंसकर भावना को बोला, तुम अंदर चलो, मैं अभी आता हूँ। और अपनी माँ को गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, माँ देख रही हो ना, हम बाहर से आ रहे हैं फिर भी इस तरह हमसे चिल्लाकर बात कर रही हो, आपकी हिम्मत कैसे हुई? मैं अभी जाता हूँ, पर इस विषय पे हम सुबह बात करेंगे। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। कमरे में भावना आकाश से बोली, बस बहुत हुआ, मैं तुम्हारी माँ की बकवास अब और सुन नहीं सकती। तुम्हें यह सब अच्छा लगता है? उसके कमरे में आवाज़ आने लगी। आकाश बोला, जीना हराम कर रखा है इन लोगों ने, अब मेरे लिए भी बर्दाश्त करना मुश्किल है, कुछ करना तो पड़ेगा। अब पानी सर से ऊपर निकलने लगा है। बगल वाले कमरे के दरवाजे पे खड़े कमल बाबू के कानों में जब ये शब्द पड़े तो उन्हें अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। गुस्से से तमतमाए हुए कमरे के अंदर आए और विमला जी को देखते हुए बड़बड़ाने लगे, अब कहो विमला, क्या तुम्हारा बेटा अभी भी बच्चा ही है? अपना सामान समेट, हम इस घर से और अब नहीं रहेंगे। बहुत अपमान सह लिया हम लोगों ने, इनका कितने बड़े बड़े सपने दिखा कर लाया था और यहाँ बस कंडक्टर बनाकर रख दिया है मुझे। जिस बेटे को हम ज़मीन पे पाँव भी नहीं रखने देते थे वो मुझसे गाड़ी साफ करवाता है। विमला जी, तुम्हें बता नहीं सकता मैं
कैसी कैसी बेइज्जतियों से गुजरता हूँ। एक बार जो जी में आया कि अपना जीवन ख़त्म कर दो, फिर तुम्हारा ख्याल आया कि मेरे मरने के बाद तुम्हारा क्या होगा। कहते कहते कमल बाबू की आंखें भर आई तो विमला जी बोली, नहीं नहीं, ऐसी बातें मत कीजिए आप, हम कल ही यहाँ से चले जाएंगे। आप हैं तो मेरे लिए सब कुछ है। मैं आपकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। इतना कहकर दोनों अपने कमरे में चली गई और पूरी रात उन्होंने आंखों में आंसू लिए काट दी, मानो नींद भी उनसे रूठ गई हो। अगले दिन अपना सामान समेट कर जैसे वे बेटी के सामने उपस्थित हुए, भावना धीरे से आकाश को बोली, चलो अच्छा है हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, यह चुपचाप यहाँ से निकल जाएंगे। आकाश ने भूमिका बांधी और बोला, क्या बात है बाबूजी, आप सामान क्यों समेट कर खड़े हैं, क्या कहीं जा रहे हैं। कमल बाबू बोले, हाँ बेटा, अब हमारा यहाँ से मन उब गया है। मैं ऐसे जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता था जैसे मैंने 3 महीने में जिया है। मैं हमेशा अच्छे कर्म करता आया ताकि वे फल तुम्हें मिले। एक बात कहूँ बेटा, जैसा कर्म करोगे वह तुम्हें वैसा ही फल मिलेगा, और हर किसी को अपने करने का फल आज नहीं तो कल मिलता ही है। पर मैं नहीं चाहता कि लालच में तुम कोई भी ऐसा काम करो जिसका फल तुम्हें बहुत कड़वा लगे। तो भावना झट से बोली, अरे मम्मी जी जा रही हो तो थोड़ा ठहर जाइए, मैं 1 कप चाय बना देती हूँ, पीकर जाइएगा। विमला जी बोली, नहीं बहू, बहुत कर ली तुमने मेरी सेवा, मेरे हाथ पैर अभी चलने लायक है, अब अपने घर जाकर ही चाय पियेंगे। चलिए जी। इतना कहकर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े और निकल गए घर से बाहर। आकाश और भावना ने एक बार भी उन्हें रोका तक नहीं था और ना ही यह कहा था कि आपको बस अड्डे तक छोड़ देते हैं। दोनों अपनी मंजिल पर पहुंचे और अपने घर को साफ सुथरा करके फिर से रहने लगे थे। महीने तक आकाश और भावना ने उनका हाल चाल भी नहीं पूछा। एक दिन सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी। विमला जी देखी और बोली, सुनो जी, कोई बाहर खड़ा है काफ़ी देर से, तो देख कर आओ। तुम कौन है। चश्मा उतारते हुए कमल बाबू बोले, घंटी तो बज रही जी, तभी मैं नहीं गई, चोरी करने की फिर में तो नहीं है यह, तभी ताकाझाकी कर रहा होगा, बस घर की तरफ ही घूर रहा है। चलो ठीक है, मैं देख कर आती हूँ। फिर आटे सने हाथों से विमला जी बाहर आए। बाहर यही कोई 24-25 साल का लड़का खड़ा था, सांवले रंग का, लंबा जींस जैकेट पहने, बड़ी बड़ी आंखें, बहुत ही आकर्षण लग रहा था वो लड़का। आपको किसके घर जाना है बेटा, विमला जी ने पूछा। बहुत देर से खड़े हो यहाँ। विमला जी फिर से उस लड़के से बोली, क्या कमल सर रिटायर फ्रॉम माध्यमिक विद्यालय क्लास खेरिया नागर यही रहते हैं। वे लड़का आत्मविश्वास से बोला। लड़के के मुंह से अंग्रेजी के शब्द सुन विमला जी इतना तो निश्चित हो गई कि यह कोई चोर नहीं है। हाँ बेटा, यही रहते, पर आप कौन हो बेटा, आपको पहले तो मैंने नहीं देखा। यह सुनकर कि यही रहते हैं कमल सर, उस लड़के की आंखों में एक चमक सी आ गई। जी, आप उन सर को बुला दे तो बहुत अच्छा होगा, शायद वो मुझे देखकर पहचान जाए। बेटा तुम अंदर आकर बैठ जाओ। जी नहीं आंटी, पहले मैं सर से मिल लूँ, यही खड़ा हूँ। तभी अंदर से विमला जी ने कमल बाबू से बताया कि कोई लड़का आपको बुला रहा है। नाम क्या है उसका। कमल बाबू बोले, चलो छोड़ो, मैं ही चाहता हूँ देखने। कमल बाबू आए। उन्होंने अपना चश्मा ऊपर कर उस लड़के को निहारा। बेटा मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, क्या नाम है तुम्हारा। सर मैं आपको पहचान गया हूँ। उसकी खुशी का सामने कमल बाबू को देखकर कोई ठिकाना ही नहीं था। उसने आगे बढ़कर कमल बाबू के चरण स्पर्श किए। सर मेरी इतनी दूर आने की मेहनत आखिर सफल हुई। मैं अभी भी नहीं पहचाना बेटा कि तुम हो कौन। जी मैं मुकेश दास का बेटा हूँ। जब आप बरेली में पोस्टेड थे उसी स्कूल में मेरे पिताजी सफाई का काम कर रहे थे, मैं भी वहीं पढ़ता था। अरे नीरज तू बस अब कुछ कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आ जा, चल अंदर चल। नीरज का हाथ पकड़कर कमल बाबू अंदर ले गए। उन्होंने विमला जी को बोला, विमला चाय नाश्ता लेकर आओ, नीरज आया है, फिर खाने की तैयारी भी करो, बहुत दूर से आया है मेरा बेटा। जी बनाती हूँ। नीरज इतनी दूर से तो कैसे आया, बरेली के बाद तो मेरा ट्रांसफ़र कई जगह हुआ है। मुकेश दास जी कि कैसे है। दोनों उस समय फ़ोन भी नहीं थे कि संपर्क बना पाते। कई बार सोचा आने को, पर जिम्मेदारियों से फुर्सत ही नहीं मिली। पर बरेली से पता चला आप अयोध्या आ गए।
अयोध्या से पता चला जैनपुर, जैनपुर से पता चला मथुरा और मथुरा से पता चला आगरा और आगरा से आप रिटायर होकर अपने घर यहाँ पर रह रहे हैं। बस सब जगह का पता करते करते पहुँच गया। सर, इस घर पे कमल बाबू की आंखें नम हो गई थी कि नीरज ने उन्हें ढूंढने के लिए इतनी मेहनत की। पापा को गए हुए तो सर 8 साल हो गए, माँ है अभी तक। वो सफाई का काम कर रही उसी स्कूल में, पर अभी 1 साल पहले मैं बैंक में मैनेजर बन गया हूँ तो सबसे पहले आपके पास आया हूँ। तो लीजिए सर आपके 10,000 और यहाँ मेरी तरफ से 50 लाख का चेक। अगर आप नहीं होते तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। नीरज ने पैसे कमल बाबू की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये पैसे मैं कैसे ले सकता हूँ? बेटा तू मुझे क्यों दे रहा है? सर, आप जैसे बड़े लोग हम गरीबों को उपकार करके कैसे भूल जाते हैं, पर हम नहीं भूलते। अपने पापा को मेरी आगे की पढ़ाई के लिए 10,000 दिए थे। आप जल्दीबाजी में सबसे मिले बिना चले गए, पर पापा को अंत समय तक यह आपका उपकार याद रहा। यह पैसे मेरे लिए अनमोल थे, इसी से मैं आगे की पढ़ाई जारी रख पाया। अब समय आया है इस कर्ज को चुकाने का। सर प्लीज़ रख लीजिए, नहीं तो पापा को क्या जवाब दूंगा मैं? कमल बाबू ने नीरज को कस के गले लगा लिया। धन्य है मुकेश दास, तू और अन्य धन्य है तेरी खुदारी। तुझे सत सत नमन है मेरे दोस्त। और मेरे बेटे ने इसी दूर तक का सफ़र सिर्फ इन पैसों का कर्ज चुकाने के लिए क्या नसीब से मिलते हैं नीरज जैसे बेटे? मुकेश दास होता तो उसे लड़ जाता, कहता उससे कि नीरज मेरा भी तो बेटा है, पर अब उसके न रहने पर साथ समझ कर ये पैसे रख लेता हूँ। विमला जी तब तक चाय नाश्ता लेकर आए। नीरज सुबह का भूखा बड़े मन से खाने लगा। आज वह निश्चित हो गया था अपने पिता का कर्ज चुकाकर उसने एक लाचार माँ बाप की भी मदद की है। सर, अगर आगे की ज़रूरत हो तो मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। यह मेरा नंबर है, आपको जब किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े आप बेझिझक इस बेटे को फ़ोन कर देना। इतना कहकर वो कमल बाबू के गले लगकर और विमला जी के पैर छूकर वहाँ से चला गया और दोनों की ही आंखें नीरज को देखकर भर आई थी। आज फिर से आकाश के मम्मी पापा के घर पर पार्टी थी और उन्हें भी बुलाया गया था। तो अभी पार्टी शुरू हुई थी कि कमला जी और कमल बाबू की कार पार्टी की हॉल के आगे आकर रुकी और जैसे ही आकाश और भावना की नज़र जब कार पे पड़ी तो दोनों हैरान थे। तभी विमला की और कमल बाबू अपनी कार से निकले तो दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। कमल बाबू आज सूट वूट में और विमला जी अपनी चमचमाती महंगी साड़ी में थी। उन्होंने उस 50 लाख के चेक से पहले अपने लिए एक 20 लाख की कार खरीदी, जो कि उनका कब से सपना था, लेकिन बेटे के कारण अपना कोई भी सपना पूरा नहीं कर पाए थे और अपने लिए अच्छे वर्ष भी खरीदे। कमल बाबू ने आगे बढ़कर अपनी समधी को शादी की सालगिरह की बधाई दी और कम से कम 20,000 का तोहफा उनके हाथ में पकड़ाते हुए उन्हें धन्यवाद बोला। तो आकाश और भावना की आंखें फटी की फटी रह गईं कि इन दोनों भिखारियों के दिन कैसे बदल गए। उन्हें कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था यह सब कैसे और कब हुआ। पूरी पार्टी में दोनों विमला जी और कमल बाबू को ही निहारते रहे। दोनों पार्टी खत्म हुई तो सबसे विदा लेकर अपने घर वापस आ चुके थे, लेकिन उधर आकाश और भावना सोच कर परेशान हो चुके थे कि यह सब कैसे हो गया। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि अचानक आकाश की कंपनी में कुछ घोटाला हुआ, जिसकी वजह से आकाश को नौकरी से निकाल दिया गया। तब उसे अपने पिता की याद आई और यह पत्नी के साथ उस छोटे से शहर में फिर से वापस आ गया और वहीं किसी कंपनी को ज्वाइन करके माता पिता के साथ रहने लगा। विमला जी के कहने पे कमल बाबू ने आकाश से उस वक्त कुछ नहीं कहा कि आखिर बेटा था, घर से निकाला तो सकते नहीं, फिर पिता और पुत्र में ही क्या अंतर रह जाता। धीरे धीरे उस घर में भावना ने अपने पाँव पसारने शुरू कर दिया और आकाश भी खुद को उस घर का मालिक ही समझने लगा था। सारे घर की जिम्मेदारी विमला जी के कांधों पर छोड़कर भावना हमेशा घूमने फिरने में लगी रहती। कमल बाबू ने कई बार विमला जी को समझाया, पर पुत्र मुँह में फिर से वो बह गई। एक रोज बेटी बहू आपस में बातें कर रही थी। भावना कह रही थी, सुने जी, आपको नहीं लगता मम्मी जी का कमरा अब हमारा होना चाहिए? आखिर इस कमरे में वो बड़े आराम से रहकर क्या करेगी? मैं तो कहती बरामदे पर जो कमरा है उन्हें उस कमरे में रहने के लिए कहो। इतने अच्छे से घर में मैं
जब पुराना सामान अच्छा नहीं लगता तो पुराने लोग अच्छे क्यों लगे कि आकाश की पत्नी की बातों पर हंस रहा था और दोनों ने ध्यान ही नहीं दिया था कि बगल का कमरा ही माता पिता का ही। दोनों ने जब बच्चों की बात सुनी तो विमला जी ने कमल बाबू से कहा, आप सही कहते थे जी कि ये बच्चे कभी सुधरने वाले नहीं है। मैं तो सोचती थी आज न कल ये बच्चे सुधर जाएंगे, समझ जाएंगे, मगर आप ही कोई सटीक इलाज कीजिए, मुझसे यह सब बर्दाश्त नहीं होता। जब देखो दोनों उल्टा सीधा हमें सुना देते हैं। क्या इनका कोई इलाज नहीं है? कमल बाबू बोले, इलाज तो है विमला, मगर अब तक तुमने मेरे हाथ बांध रखे थे। खैर कल ही इस बीमारी का इलाज हो जाएगा, बस तुम अपने मन को कठोर बनाना, पिघालना मत। अगर स्वाभिमान और असम्मान से अपनी आखिरी सांस लेना चाहती हो तो मेरे निर्णय में साथ रहना। सुबह होते ही कमल बाबू ने आकाश और भावना को कमरे में आने का आदेश दिया। जैसे ही दोनों कमल बाबू के कमरे में पहुंचे, कमल बाबू ने विमला जी से कहा, विमला मैंने सोचा था उस कागज़ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर तुम वो कोर्ट का कागज़ निकाल कर तो लाओ। आकाश बोला, कागज़? कैसा कागज़ बाबू जी? भावना तीखे स्वर में बोली, मम्मी जी पापा जी जो करना है जल्दी कीजिए, मुझे जिम जाने में देर हो रही है। कमल बाबू अपनी कुर्सी से उठकर बोले, बस जरा सा वक्त दे दो बहू, तुम्हारे बिना यह नहीं हो पाएगा। इतना कहकर वो लॉकर से पेपर निकालते हुए कुर्सी पर बैठ गए और चश्मा लगाकर पढ़ने लगे। यह कोर्ट के एग्रीमेंट के पेपर है आकाश, तुम्हें याद है तुम्हारे 18वें जन्मदिन पे जब तुमने सबसे महंगी वाली बाइक मुझसे मांगी थी, तब मैं तुमसे यह पेपर साइन करवाई थी और तुमने भी हंसते हुए अपनी सहमति जताई थी। याद आया? भावना बोली, ऐसे पेपर पे कौन साइन करवाता है पापा जी? वही आकाश सोच रहा था कि कब उसने इस पेपर पर साइन किया था। तो भावना बोली, आखिर इसमें लिखा क्या है, कोई बताएगा भी? अब कमल बाबू अपनी बुलंद आवाज़ में बोले, इसमें लिखा है कि आकाश को आजीवन हमारी देखभाल पूरे प्यार और सम्मान के साथ इस घर में रहते हुए शादी के बाद भी इसे करनी होगी और किसी भी परिस्थिति में या तुम अपने इस फर्ज से मुंह मोड़ते हो तो हमारी संपत्ति में तुम दोनों में से किसी का कोई अधिकार नहीं रह जाएगा। और इतना ही नहीं, आकाश की पढ़ाई लिखाई में जो भी खर्चा हमने किया है वो भी उसे ब्याज के साथ चुकाना होगा, तभी वो यहाँ से जा पाएगा। पेपर पढ़कर कमल बाबू ने पेपर की फोटोकॉपी भावना के हाथ में थमा दी और कहा, बहू अभी जिम जाने में देरी हो रही थी ना तुम्हें, तो हो आओ जिम, फिर आराम से इसे पढ़ लेना। भावना के तो इतना सुनते होश उड़ गए थे, बिना जिम किए पसीना आ रहा था उसे। आकाश बोला, अगर बाबूजी माँ आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरा मतलब है मैं ऐसे कैसे, इतना पैसा और हम कहाँ जाएंगे? कमल बाबू बोले, क्यों, तुम लोग तो हमसे परेशान हो गए थे ना, और याद है जब हम तुम्हारे घर से लौट कर आए थे उस रात तुम क्या बात कर रहे थे कि पानी सिर से ऊपर हो गया है, कुछ करना पड़ेगा, और क्या क्या कह रहे थे तुम लोग? आकाश भावना की तरफ देखकर बोला, बाबूजी वो तो हम ऐसी बात कर रहे थे। भावना बोली, पापा जी हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, आप तो बड़े हैं, आप हमें माफ़ कर सकते हैं। कमल बाबू बोले, बेटा जख्म जब इलाज हो जाए तो उसका इलाज ज़रूरी हो जाता है, यह बात तो कोई मूर्ख भी कह सकता है। अगर आगे से जिम्मेदारी और सावधानी बरतने का वादा करो तो कुछ समय में तुम लोगों को दे सकता हूँ। भावना मुंह बनाते हुए बोली, अब कहना क्या चाहते हैं पापा जी, साफ साफ कहिए न। कमल बाबू बोले, हाँ बहू मैं उसी पर ही आ रहा हूँ, जैसा कि आज से बल्कि अभी से रसोई घर तुम्हारे ज़िम्मे और बाहर के सामान वगैरह की जिम्मेदारी आकाश की होगी। हाँ, यदि तुम दोनों अच्छे से अपनी जिम्मेदारी को निभाने लगो तो हम दोनों भी तुम्हारी मदद करते रहेंगे। वरना एक और वसीयत तैयार की है जिसमें हमारे बाद यह सभ्यत आश्रम को चला जाएगा। और आकाश और भावना झट से बोले, नहीं पापा जी हम दोनों अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे और ऐसी गलती फिर दोबारा नहीं दोहराएंगे। यह हमारी पहली और आखिरी गलती समझकर हमें माफ़ कर दीजिए। कमल बाबू बोले, ठीक है तो शुरू हो जाओ, हम तुम्हें से वैसे काम तो नहीं करवाएंगे जैसा तुम लोगों ने हमसे करवाया था। बेटा आकाश, करने का फल आज नहीं तो कल मिलते ही है, और मैंने तो तुम्हें इतने में भी माफ़ कर दिया, पर पता नहीं उस ऊपर वाले ने अपने खाते में तुम्हारे लिए कितनी सज़ा लिखी है।
बेटा, आजकल के बच्चे अपना मतलब निकाल जाने के बाद माँ बाप के सुख का हिसाब रखते हैं, पर एक बात याद रखो, माँ बाप सुख का तो नहीं पर दुख का हिसाब जब जरूर रखते हैं। यह बात तुम लोगों ने ही हमें सीखने पर मजबूर किया है। आकाश और भावना तुरंत वहाँ से निकल गए। भावना रसोई की ओर निकली और आकाश थैला लेकर दूध लाने के लिए निकल गया। कमल बाबू भौ को हिलाकर मुस्कुराते हुए विमला जी की ओर देख रहे थे। वहीं विमला जी भी मुस्कुराने लगी थी कि आखिर देर से ही सही आज उनके बच्चों की हकीकत का सटीक इलाज उन्हें मिल गया। वो दिन और आज का दिन आकाश समझ चुका था कि बाप आखिर बाप होता है। उसमें चालाकी और गद्दारी करके कभी बच्चे फल फूल नहीं देखते। समय रहते उसे एहसास भी हो गया कि अगर उसके पिता ने यह कठोर कदम उठाया है तो उसके उज्जवल भविष्य के लिए ही, वरना उसके बच्चे भी आगे चलकर उसके साथ ऐसा ही करते। क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं और फिर करने का फल आज नहीं तो कल मिलते ही है, जो उसे मिल चुका था। तो दोस्तों, कमल बाबू ने अपनी बेटी बहू को सबक सिखाकर अच्छा किया या गलत, कमेंट बॉक्स में अपने राय विचार लिखकर ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके, चैनल पे यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।